गुड मॉर्निंग। आज हम हॉब्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने हॉब्स के बारे में बात की थी, जहाँ उनका परिचय हुआ था और उनके जो वैज्ञानिक भौतिकवाद से संबंधित जो विचार थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए मानव प्रकृति संबंधी जो उनके विचार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही उनकी जो प्राकृतिक अवस्था से जो संबंधित जो विचार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। हॉब्स के जो मानव प्रकृति से संबंधित जो विचार हैं वो विचार वैज्ञानिक भौतिकतावाद पर ही आधारित है। जब वैज्ञानिक भौतिकतावाद में वो बताते हैं कि जो असामाजिक तत्व है या जो शक्ति है, जो वह है, उनकी वजह से जो मानव की प्रकृति है वो इसी से संचालित होता है। किससे संचालित होता है? शक्ति से, भय से, इनसे संचालित होने वाला ही प्राणी है। और उसकी जो हॉब्स जो मानव की जो प्रकृति का जो उसकी प्रवृत्ति का जो चित्रण करता है वो एक पक्षी है, कहीं ना कहीं वो एक पक्षी है। क्योंकि हॉब्स ये मानते हैं कि वो एकाकी है, दीनहीन है, पापी है, पाशविक है, क्षणभंगुर है, लालची है, मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, सिर्फ स्वार्थी है। तो मानव प्रकृति के बारे में जो हॉब्स के जो ये विचार हैं वो कहीं ना कहीं जो उनकी वैज्ञानिक भौतिकतावाद है उस पर ही आधारित है। वैसे देखा जाए तो मानव की जो प्रकृति के संदर्भ में जो प्रसिद्ध कथन क्या होते हैं कि स्वयं को पढ़ो, यानी कि जैसे आप हो वैसा ही दूसरा होगा। लेकिन जो हॉब्स के जो विचार है वो सारे एकांकी विचार है, एक पक्षी चित्रण करते हैं मानव का। संपूर्ण जो उनका चित्रण किया है हॉब्स ने मानव के बारे में वो एक पक्षी है कि एकांकी है व्यक्ति, दिनहीन है, पापी है, मतलब कि वो पाप करने से भी नहीं हिचकिचाता, पाशविक है, क्षणभंगुर है, यानी कि उसके अंदर जितनी भी कमियां हो सकती है एक मनुष्य के अंदर वो सारी है, वो स्वार्थी है, वो अपने हित के लिए कार्य करता है। हॉब्स तो ये भी मानता है कि जो प्राकृतिक समझौता करता है तो भी वो अपने हित के लिए ही कर रहा है, क्योंकि उसको भय है। जो उसको भय है उस भय से, या जो भय के साथ साथ जो प्राकृतिक अवस्था के जो आपके जो कानून है उनसे कहीं ना कहीं वो प्रभावित होकर ये समझौते करते हैं। तो उसमें भी उसका स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के वो समझौता नहीं करता। तो जो मानव की प्रवृत्ति के बारे में जो उनके विचार हैं वो बड़े ही एकांकी है। इसलिए इनकी कई बार आलोचना भी होती है कि हॉब्स ने सिर्फ जो मानव की जो प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, उसका एक पक्ष से चित्रण किया है। अब हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार देख लेते हैं। जो प्राकृतिक अवस्था संबंधी जो विचार हैं हॉब्स के वो वैज्ञानिक भौतिकवाद और मानव प्रकृति पर आधारित है कि मानव की जो प्रकृति है उसके ऊपर वो आधारित है कि मानव ऐसा है तो कहीं ना कहीं उसकी प्राकृतिक अवस्था कैसी होगी। मानव की जो प्रवृत्ति है, जो जिस प्रकार का मानव का उसने एकांकी चित्रण किया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्राकृतिक अवस्था का चित्रण वो किस प्रकार करेगा। हॉब्स का जो भी प्राकृतिक अवस्था से संबंधित जो चित्रण है वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के गृह युद्ध से प्रभावित है। वो उसकी कुछ विशेषता बतलाता है कि जो प्राकृतिक अवस्था होती है उसमें कुछ विशेषताएं होती है। वो क्या क्या है? वो कहता है कि ये पाक सामाजिक या प्राक राजनीतिक अवस्था है, यानी कि प्री सोशल एंड प्री पॉलिटिकल की अवस्था है, जिसके अंदर ना कोई समाज है ना कोई राज्य है। यानी कि जहाँ समाज और राज्य नहीं है तो वहाँ कोई सहयोग भी नहीं होगा, ना कोई कानून होगा। यानी कि अस्तव्यस्तता वाली जो अवस्था है वो अवस्था है। प्राकृतिक जो अवस्था है वो कैसी अवस्था है? अस्तव्यस्तता वाली अवस्था है, जिसके अंदर ना राज्य है ना समाज है। और जहाँ समाज और राज्य नहीं होगा तो वहाँ सहयोग की भावना भी नहीं होगी, वहाँ कानून भी नहीं होंगे। दूसरी इसकी विशेषता बतलाते हैं कि ये निरंतर तनाव की अवस्था है, हमेशा तनाव बना रहता है इस अवस्था में। या वो कहता है कि ये युद्ध की अवस्था है। जब प्राकृतिक अवस्था होती है तो वो कहीं ना कहीं उस समय इंग्लैंड की जो अवस्था थी, गृह युद्ध की अवस्था थी, उससे उनको ऐसा लगता था कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो कहीं ना कहीं हमेशा कैसी रहती है? निरंतर तनाव की अवस्था रहती है, हमेशा तनाव में रहता है। जब समाज नहीं है आपका, जब वहाँ राज्य नहीं है तो उस अवस्था में कैसी अवस्था रहती है? हमेशा तनाव और युद्ध की अवस्था बनी रहती है। हमेशा व्यक्ति अपने आत्मरक्षा के लिए प्रयास करता रहता है या संघर्ष, एक दूसरे से बचाने के लिए ही संघर्ष करता रहता है। वो कहता है कि जब ये तनाव की अवस्था थी, ये प्राकृतिक अवस्था थी, तो इसमें जो संघर्ष के कारण थे वो 3 कारण थे। एक तो भय था कि आप भयभीत थे, आप अपने आप को जीवित रखने के लिए दूसरे के ऊपर आक्रमण करते हो। आप हमेशा शंका की दृष्टि से देखते हो सामने वाले को कि वो आपको कहीं आपका जो जीवन है उसको ना छीन ले, इसलिए आप क्या रहते थे? भय की स्थिति में रहते थे, इसलिए संघर्ष करते थे। दूसरा प्रतिस्पर्धा थी, आप ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों पर आधिपत्य स्थापित करने की सोचते थे, इसलिए प्रतिस्पर्धा थी। तीसरी जो संघर्ष का जो कारण बताता है वो कहता है यश था, कि आप यश प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से संघर्ष
करते रहते थे। तो होब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें 3 कारण बताता है संघर्ष के, कि एक तो भय था, भय की वजह से संघर्ष होता था, या प्रतिस्पर्धा थी, सेकंड क्या थी, प्रतिस्पर्धा थी, या यश था, इनकी वजह से हमेशा संघर्ष या तनाव की स्थिति बनी रहती थी। एक और विशेषता बताता है कि यहाँ जो प्राकृतिक अवस्था थी होब्स की, उसमें न्याय और नैतिकता का अभाव था। किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं था, क्योंकि जहाँ राज्य नहीं है तो वहाँ न्याय की वैसे भी स्थापना या न्याय की जो बात है वो सोच भी नहीं सकते हो। तो न्याय और नैतिकता का अभाव था। एक और विशेषता बताता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें सभी मनुष्य एक समान थे। कुछ मनुष्य शारीरिक रूप से श्रेष्ठ थे तो कुछ मनुष्य बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ थे। यदि उनका योग किया जाए तो सारे मनुष्य एक समान थे। कुछ शारीरिक रूप से ज़्यादा बलशाली थे तो कुछ बौद्धिक रूप से ज़्यादा बलशाली थे। जो उनकी अवस्था थी वो सबकी एक जैसी थी, सारे मनुष्य एक समान थे। प्राकृतिक अवस्था में होब्स बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में जो प्राकृतिक कानून थे वो 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून थे। वो जो कानून थे वो नैतिकता के ही नियम थे। उन नैतिकता के नियम से ही होब्स का ये मानना है कि जो ये प्राकृतिक कानून थे इनकी वजह से ही व्यक्ति के अंदर जो नैतिकता के नियम थे उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं समझौते का जो विचार है वो आया था। कि जो नैतिकता के जो नियम इसके अंदर थे, एक तो भय चल रहा था साथ में, भय और जो नैतिकता के नियम थे इनकी वजह से मानव ने क्या किया, प्राकृतिक समझौता किया। प्राकृतिक अवस्था के अंदर जो प्राकृतिक कानून थे, 19 प्रकार के कानूनों की बात कर रहा है, वो सारे नैतिकता के नियम थे। उन नैतिकता के नियमों से और उस समय जो व्याप्त भय था उससे प्रभावित होकर ही व्यक्ति ने क्या किया, आपके सामाजिक समझौता किया।